बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूर वाचिंग फेस टू फेस विद मोहम्मद अकबर बाजवा। ये फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू आप अभी सुन रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हमारी रवायात ये नहीं है कि हम जिससे लड़ रहे हो वो जेल में हो और मैं बाहर जलसे करूँ, मज़ा नहीं आएगा। और फिर साथ उन्होंने कहा कि मैदान सवारों के लिए खुला होना चाहिए, तमाम सियासतदानों को बाहर होना चाहिए। सुन के शायद ये लगे कि जैसे हिमायत की बात कर रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की, कि उनको भी बाहर होना चाहिए। लेकिन ये एक पार्ट है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और ये सिर्फ उन्होंने मेरा ख्याल है हमें बरसबीले दाद ये अल्फाज इस्तेमाल किए। एक्चुअली उनका ये कहना था कि मेरे पास एक मगरबी सफ़ीर आया, उसने आके कहा कि हमें बड़ा ताज्जुब है और हमें रिजर्वेशन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आपने बड़ी पार्टी के लीडर को जेल में बंद कर दिया है। तो उस पर उनका ये कहना था कि भाई कानून के मुताबिक हुआ है, पाकिस्तान के अंदर जो भी हुआ है, और कानून तो फिर सबके लिए एक है। तो सिर्फ ये बात उन्होंने अपने सामने जो ऑडियंस थी या मीडिया था उसको सुनाने के लिए सब बात कर दी। अहम चीज़ ये रही है, आज फजलुर रहमान साहब इससे पहले भी कह चुके हैं कि पहले मईशत फिर इंतखाब की बात होगी, और आज फिर वो यही बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इधर रियासत डूब रही है, आपको इलेक्शन कराने की पड़ी हुई है, और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट पे भी उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेट पे कौम का एतबार कमज़ोर होता जा रहा है। अब ये तमाम कड़ियाँ अगर मिलाई जाएँ तो इससे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो जाती है, और वो सिंपली सबको पता है कि KPK के अंदर एज सच फजलुर रहमान साहब का इलेक्टोरेट, अगर वोट बैंक की बात की जाए तो वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इलेक्शन जितने मुलतवी हों उतना उनको सूट करता है। वो पहले भी ये बात कर चुके हैं, आज फिर वो ये बात कर रहे हैं, और अब उन्होंने अफगान मुहाजिरीन वाला मसला भी उठाया है। और दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जनाब इलेक्शन टाइम पर करवाए जाएँ। शहबाज शरीफ साहब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ नया नहीं था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, माहौल बना रहे थे, ग्राउंड बना रहे थे। सब मामला था क्या। फजलुर रहमान साहब की बात से पहले स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता हूं एक उनका एक बयान है जो आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर था, वो पहले आप सुन लें जी। उन्होंने वो जो रियासत डूबने की बात की है वो दिखाएं जरा प्रोड्यूसर साहब। सब लोग लगे हुए हैं इलेक्शन कैंपेन में, समझ जाए कि अगला इलेक्शन में हम कामयाब हो। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये सबका हक है, लेकिन तरजीहात तो देखो। आप इलेक्शन की फिक्र में हैं और उधर रियासत जो है डूब रही है आपकी। तो जनाब गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ आज ताहिर मलिक साहब वीडियो लिंक पे मौजूद हैं, और फ़ोन कॉल कमर जमान कारा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया ताहिर मलिक साहब, वंस अगेन आई मीन यू आर इन द प्रोग्राम। ये फजलुर रहमान साहब के वालिद साहब ताहिर मलिक साहब, मुफ्ती महमूद साहब जो थे, एक दौर में उन्होंने ये नारा लगाया था 1977 में कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब। 11 साल फिर इंतखाब नहीं हुए थे, और अब ये कह रहे हैं कि पहले मईशत फिर इंतखाब। इतनी फिक्र है इनको मईशत दुरुस्त करवाने की, और दूसरी जगह पे ये जो इलेक्शंस के हवाले से आज भी वो कह रहे हैं कि रियासत डूब रही है, आपको इलेक्शन की पड़ी है। तो क्या आप इसको देखते हैं मलिक साहब, ये रियासत डूब जाएगी अगर इलेक्शन हो गए तो? मुझे ये पता नहीं कि वो रियासत को कश्ती समझते हैं जो डूब जाएगी। मतलब मेरा सवाल ये है, ये तो बड़ी एक कॉमेडी मुझे लग रही है कि अगर रियासत पहले सही करनी है, फिर आपने मईशत ठीक करनी है, फिर हुकूमत बनानी है। तो मैं 2-3 चीजें आपसे शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक खुद कह रहा है कि 10 करोड़ पाकिस्तानी गरीब हैं, गुर्बत में हैं, और 1.5 करोड़ मजीद लोग उसमें चले गए हैं। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन से ज्यादा जरूरी है कि 10 करोड़ लोगों की गुर्बत खत्म की जाए। पाकिस्तान दुनिया में लास्ट 5 कंट्रीज में बीमारियां हैं, तो पहले बीमारियां ठीक कर ले, ये भी बड़ा अच्छा आइडिया है। एजुकेशन में आपको पता है 3 करोड़ बच्चा हमारा स्कूलों को नहीं जाता, फिर उनको पहले स्कूल पहुंचा दे। तो मेरा सवाल ये है कि ये मतलब अगर मजाक करे तो कोई हंसने में कोई मजाक नहीं है। अगर हुकूमत ने नहीं करना, अगर अवाम की नुमाइंदगी ने ठीक नहीं करना, अगर वोट नहीं करना, आप तो बेसिकली एक सिस्टम की मौकरी कर रहे हैं। बुनियादी तस्वर ये है कि रियासत मुस्तकिल है और वोट के जरिए अवाम उसमें हुकूमत करेंगे और अपनी मर्जी को अपना निजाम दुरुस्त करेंगे, उसकी करेंगे। ये तो बड़ी पाकिस्तान के आइन और कॉमन सेंस के खिलाफ बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, फिर हुकूमत की जरूरत क्या है, इलेक्शंस करवाने की जरूरत क्या है, फिर निकाल देते हैं उस सब मामले को। मलिक साहब एक और आज जो उन्होंने बात की है एस्टेब्लिशमेंट पे, वो हल्का फुल्का जिसको कहते हैं ना कि वो चढ़ दौड़ने की कोशिश करते हैं अब अपने मामलात मनवाने के लिए। वो दिखाएं जी जरा, वो क्या कह रहे थे अफगान मुहाजिरीन के हवाले से, और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां उनको याद आ गई हैं। वो दिखाएं जरा एक मिनट। हमारी ब्यूरोक्रेसी, पुलिस अफसरान की तरह उन पे झपट रहे हैं, किसी से जमीन खींच रहे हैं, किसी से पैसे खींच रहे हैं। क्या हासिल कर दिया इन लोगों ने? ये इंसानी हुकूक है। मैं दुनिया की इंसानी हुकूक की तंजीमों को दावा देता हूँ, आए पाकिस्तान में, और आज इस वक्त पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन के हवाले से इंसानी हुकूक का मुताला करें कि हो क्या रहा है पाकिस्तान, हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। मलिक साहब उनको बड़ी फिक्र है कि अफगान मुहाजिरीन जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है
उनके इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं, जो पाकिस्तान के शहरी हैं, जिनके यहां पे हुकूक पामाल होते रहे, अभी भी हो रहे हैं, उनकी वो बिल्कुल बात नहीं करते। तो इस हिसाब से तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक है ना वो उनका मुतालबा। इलेक्शन ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानियों की तो बात नहीं की है। वही बात है मेरे ख्याल में, किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में या मॉडर्न सोसाइटी में जो बुनियादी इंसानी हकूक है वो राइट टू वोट है। आपके पास ये हक है कि जो हुकूमत है वो ताकतवर के हाथ में नहीं होनी चाहिए। जो सदियों हजारों साल इंसान ने मार खाई, मतलब जहांगीर के घर में अगर शाहजहां पैदा होगा, शाहजहां के घर में औरंगजेब पैदा होगा, ताकतवर के पास हुकूमत होगी। तो उन्होंने जो पहली बिस्मिल्लाह की है, मैं तो हैरान हूं कि वो मेरे जो सबसे बड़ा मेरा जो बुनियादी हक है, हक के इजहार, मेरे वोट का हक, उसके खिलाफ वो बोल के महाजरीन के बारे में उनको बड़ा फिक्र है। मैं समझता हूँ ये टोटल मीडिया कंजप्शन है। इसमें कहीं मुझे ना सियासत नजर आ रही है, ना मुझे रियासत नजर आ रही है, ना मुझे सैनिटी नजर आ रही है। ये एक शिकस्त खुर्दा माइंड है जिनको समझ नहीं आ रही, और अंदर से ये बड़े खुश हैं। खुश क्यों है? वो इसलिए खुश है कि सर्वे आपके सामने है, पीटीआई की चेयरमैन की मकबूलियत आपके सामने है, और अंदर एक ही ख्वाहिश है सबकी कि यार हमें पॉलिटिकली जंग ना जीतनी पड़े, रियासत के वो बन जाए ताकि उनको वहां से सजाएं हो जाए। जब उनको ये गारंटी हो जाएगी कि वो सजाएं हो गए हैं, इलेक्शन भी नहीं आ सकेंगे, ये मेरी बात आप लिख लें, उस दिन ये स्टेटमेंट देंगे कि वोट आपका बुनियादी हक है, आइन आपको कहता है कि आप इलेक्शन कराएं, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है जो वोट लेके आए वहां के मसाइल हल करे, फिर ये पोजीशन ले लेंगे। हाँ बिल्कुल दुरुस्त बात है। अच्छा, ओवरऑल अगर हम बात करें, अभी देखें मलिक साहब, पंजाब के अंदर हमने 2-3 सर्वे किए हैं, और वो कल सियालकोट हमने सर्वे किया था, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करती है। और मैं एक दफ़ा फिर रीइटरेट सिर्फ करना चाहता हूँ यहाँ पे टीवी पे कि कल भी बात की थी और वो आज भी ये बात है, 61%, इट्स अ ह्यूज मतलब नंबर ऑफ पीपल हु टुक पार्ट इन दिस सर्वे जो कि पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। वो अभी भी कहते हैं कि हमने इमरान खान को वोट देना है। सिर्फ 20% है वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ। ये सियालकोट शहर की बात हो रही है, और मामला चैलेंज ये था कि कोई इस सर्वे को चैलेंज करना चाहे तो भाई वो जीएनएन के दफ्तर आप तशरीफ ले आइए, आके अनएडिटेड अनकट फुटेज देख लीजिए एज इट इज। और ये भी नहीं कि एक जगह पे सर्वे किया हो, 3-4 मकामात पे वहां पे हमने सर्वे किया। मलिक साहब, आपने एक बात जो की ना स्क्रीन कंजम्पशन वाली, अब मैं उसकी तरफ आना चाहता हूं। शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाबत, शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों रात को हमने सुना, कल बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी, उसमें कोई एक अहम चीज नहीं थी, वो सिर्फ वही पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और वो जो कहते हैं ब्रोकन रिकॉर्ड, इफ आई मे यूज दिस वर्ड, मतलब वही पुरानी घिसी पिटी सारी बातें चलती रही हैं। स्क्रीन कैप्चर करने का एक तरीका नजर आया वहां पे। और दूसरा, पुरानी एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर उन्होंने तनकीद वगैरह करनी शुरू कर दी शहबाज शरीफ साहब ने कि जनाब मुशर्रफ ने ये किया था, साहब के दौर में ये हुआ, काकड़ साहब के दौर में ये हुआ, जो वो वाकयात बता रहे थे 1991 के लेके 99 और फिर 2016-17 के। तो क्या आप समझते हैं शहबाज शरीफ साहब ये सिर्फ स्क्रीन कैप्चर करने के लिए अभी आगे यही इसी तरह करते रहेंगे, और इनके जो राइवल्स हैं उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है कि वो टीवी पे आ सके? देखिए बाजवा, मुझे ये लग रहा है कि अगर यही एटीट्यूड रहा ना हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का, तो पाकिस्तान में जो अगला सर्वे आएगा वो आएगा कि लोग बेजार हो गए हैं सियासत से। सियासत ही मुझे मारती नजर। मेरा जो आर्गूमेंट है वो अगर आप मुझसे ले लें तो बेहतर में आप देखिए, 75 साल में आपने किया क्या? आपने एक पैदा किया, उसका नाम था शेख मुजीब। आपकी पता है, मैं पहले बता रहा हूँ, जब मुश्किल पाकिस्तान था उसको आपने गरदार की, आपने अगरतला केस करके उसको अदालतों से कराने, 1970 के इलेक्शन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। फिर जुल्फकार अली भुट्टो आया, अदालतों ने उसको वोट और दिया। आप भुट्टो मुजीब को आप वोट से नहीं मार सके, भुट्टो को आपने फांसी दे दी। उसके बाद 3 दफा वो फेडरल हुकूमत बनी पीपल्स पार्टी, 15 साल से मुसलसल पीपल्स पार्टी हुकूमत करती। फिर आपका लीडर, आप मेरे से ये बहस ना करें कि मशहूर है कि नहीं है, नवाज शरीफ एक लीडर बना, आपने उसको अदालत से मारा, आपने पॉलिटिकली को मारा। फिर गिलानी को आपने निकाला, आपने अदालत से निकाला, पॉलिटिकली। अब आप आगे चेयरमैन पीटीआई। ये पाकिस्तान की सारी जो 75 साल तरीक है, ट्रेजेडी है, जो प्रिंसिपल हम कहाँ पे गलत है। हमने एक भी सियासतदान को, लोगों को ये राइट नहीं दिया कि वो उसको लेके उसको रिजेक्ट करें। आप इस तरह करते रहेंगे, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। अगर मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को बात समझ ना आए कि हमने इमरान खान को, पीटीआई को इलेक्शन से मारना है, वोट से मारना है, अपने प्रोग्राम से मारना है, नहीं तो वो मलिक साहब उनको कोई सूझ नहीं ना रहा तरीका कि उन्होंने मारना किस तरह से, वोट के थ्रू वो होता तो फिर वो कर ना लेते। अब बड़ी सिंपल सी बात। जी प्लीज कर लें। लेट मी से
आप इलेक्शन कर लें, 6 महीने के बाद तुम मेरा पेपर कर रहे होगे, वेयर वी आर, हम कहीं नहीं जाएंगे, किसी किस्म का इस्तेकाम नहीं आएगा, पॉलिटिकली कुछ नहीं गेन होगा, इलेक्शन आपको मजीद बता देंगे, मैं ये कह रहा हूँ आपको। एब्सोल्युटली सर, वो आप भुट्टो साहब की बात कर रहे थे, 1977 में उनकी हुकूमत डिपोज हुई, 11 साल मार्शल लॉ रहा, 1988 के अंदर बेनजीर की हुकूमत बनने से रोक नहीं सकी एस्टेब्लिशमेंट भी और मुखालिफ पार्टीज भी। तो इस पे बात आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ कमर जमान कायरा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीनियर लीडर। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने वक्त दिया है। कायरा साहब, आपके इत्तेहादी रहे हैं JUIFA वाले, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज फिर मैं कहूँगा रीइटरेट किया। इससे पहले उन्होंने कहा था कि पहले मईशत ठीक करते हैं, फिर उसके बाद हम इलेक्शन करते हैं, इंतखाब उसके बाद होगा। आज वो कह रहे हैं कि इधर रियासत डूब रही है, आपको इलेक्शन की पड़ी हुई है, क्या कहेंगे सर? देखिए, गुजारिश है कि हर जमात का अपना नुक्ता नजर है। मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उनके गुफ्तगू का मुझे क्योंकि सैको सबाक नहीं पता उन्होंने क्या कहा है, लेकिन ये कहना कि मुल्क डूब रहा है, मुल्क मुश्किल हालात में, इसमें कोई शक नहीं। ये तजिया के दिन ब दिन ये मुल्क हमारे हाथों से निकल रहा है और ये बहुत सीरियस इशू है। ये बात अपनी जगह बिल्कुल मोतबर है, रोज हम इस पर बहस कर रहे हैं। सवाल ये है कि इस मुल्क को ठीक करने का तरीका क्या है। क्या इस मुल्क को अथॉरिटेरियन निज़ाम से किसी डंडे से ठीक किया जा सकता है? क्या इस मुल्क को किसी वन मैन आर्मी के जरिए ठीक किया जा सकता है? आंसर इज नो। हमारे दानिश में ऐसा नहीं है। हम इस मुल्क के अंदर आमराना हुकूमतें कायम करके देख चुके, कंट्रोल डेमोक्रेसी करके देख चुके, हम इस मुल्क के अंदर हाइब्रिड निज़ाम को चला के देख चुके। ये सारे निज़ाम पाकिस्तान को कमजोर करने का बायस बने हैं। सो हमें देखना यह है कि जिस बात पे ये मुल्क बनाया गया था, जिस असूल पे आज भी हमारा बिलअमूम इत्तेफाक है कि इस मुल्क को जमहूरियत के तहत चलाना है, खुदारा इस मुल्क को एक दफा प्योरली जमहूरियत के तहत चलने तो दो। यही एक वाहिद रास्ता है और जमहूरियत में वाहिद रास्ता इंतखाब है। हुक्मरान कैसे आएंगे? इंतखाब के जरिए आएंगे। हमारे दीन में कैसे आएंगे? इंतखाब के जरिए आएंगे। कोई वन मैन नहीं है अब, और कोई खानदानी बादशाहत नहीं कायम हो सकती। अब सिर्फ मशावरती निज़ाम है, इलेक्टोरल प्रोसेस है और वो इंतखाबी अमल है, उसके जरिए ही हुकूमतें बन सकती हैं और कोई जरिया नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बिलावल साहब आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने, इससे पहले भी गाहे गाहे वो ये बात रिपीट करते हैं कि पीपल्स पार्टी इलेक्शंस में, और वो तो ये भी कहते हैं कि हम वाहिद जमात हैं जो इलेक्शंस में जाना चाहते हैं। तो इंप्रेशन उससे ये आता है कि कोई तो है ना कायरा साहब जो इलेक्शन नहीं चाहता। एक फजलुर रहमान साहब का आपने कहा कि आपको साको सबाक नहीं पता, लेकिन वो यही है, वो तो पहले बड़ा क्लियरली कह चुके हैं कि पहले मईशत फिर उसके बाद इंतखाब। तो कोई तो है ना फिर पीपल्स पार्टी के अलावा और कोई कुव्वतें होंगी या और पार्टीज होंगी जो नहीं चाह रही इंतखाब कायरा साहब, जिसकी वजह से बिलावल साहब को बार बार ये कहना पड़ता है। ये जो तस्वर है ना जी, सबसे पहले मईशत जी, ये भी एक अजीब बात है। सबसे पहले मईशत, वेरी गुड, बड़ा अच्छा नारा है, लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता है, पसंद आता है, बंदे को अच्छा लगता है कि यार ये गुर्बत के खिलाफ बात कर रहा है, महंगाई के खिलाफ बात कर रहा है, सस्ते तेल सस्ती गैस की बात कर रहा है। तो ये बात बड़ी अट्रैक्टिव है। लेकिन कभी हमने ये अप्लाई किया माइंड कि ये इकोनॉमी दुरुस्त कैसे होगी? क्या हमें अमेरिका से पैसे आएंगे? क्या ऊपर से आसमान से कोई नोट बरसने शुरू हो जाएंगे? क्या जमीन से तेल निकलना शुरू हो जाएगा? कैसे होगा ये? इसके लिए आपने अपने निजाम को दुरुस्त करना है, अपने स्ट्रक्चर्स को दुरुस्त करना है, आपने आपके निजाम ने डिलीवर करना है। कोई होगा ना बैठा हुआ जो पॉलिसियां बनाएगा। पॉलिसियां बनाने के लिए तो आप टेक्नोक्रेट को इकट्ठा करके पॉलिसी बना सकते हैं, आप दुनिया के एक्सपर्ट बुला के उनसे पॉलिसी ले सकते हैं, लेकिन जिसने पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है वो तो आपकी यही एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आपका दुरुस्त ना हो, पॉलिसी साज आपके दुरुस्त ना हो, कौन सी मईशत दुरुस्त कर लेंगे आप? किस तरह, क्या तरीका होगा? वही एक तरीका है कि आप अपनी गवर्नेंस को ठीक करेंगे, आप अपने फैसला साजी को ठीक करेंगे और उसके नतीजे में आपका निजाम एक बेहतर परफॉर्म करता हुआ, बेहतर एग्रीकल्चर पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन, बेहतर इंडस्ट्रियल पॉलिसी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन, बेहतर एजुकेशन एंड हेल्थ की पॉलिसी एंड रेस्ट ऑफ दैट, तब जाके आपका निजाम दुरुस्त होगा और मुल्क के मसाइल हल होंगे। वरना शॉर्टकट किसी के पास है तो वो शराब है, वो कोई आकर अपनी डुगडुगी बजाएगा। बदकिस्मत हमारी ये है कि बदकिस्मती कि हमारी कौम जो है, हम हैं डुगडुगियां बजाने वालों के पीछे भागते हुए। अनफॉर्चुनेटली
हम कौम को सच बताने से भी गुरेज कर रहे हैं और सच सुनने से भी गुरेज कर रहे हैं। तो कार्य साहब खदशा है ना, कोई शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल। और कौम को इलेक्शन के जरिए ही आगे बढ़ना है। बिलावल साहब इसलिए कह रहे हैं कि हम 90 दिन के अंदर इंतखाब की बात कर रहे थे, अब भी हम कह रहे हैं कि फौरी तौर पे शेड्यूल दो और किसी सूरत में इलेक्शन डिले नहीं होना चाहिए। कौन होगा? अवाम के नुमाइंदों के अलावा कौन होगा? हाँ, इलेक्शन कराओ और अवाम को कहो कि अब अपना इंतखाब करते हुए अपने बेहतरीन उम्मीदवारों का चुनाव करे, अहल और अच्छे लोगों का चुनाव करे, ताकि वो असेंबलियों में पहुंच के बेहतर फैसला साजी करे। दिस इज द वे फॉरवर्ड। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। सिर्फ एक मेरे जहन के अंदर आता है कि वो जो पंजाब और केपी के अंदर कारा साहब जो टेम्पलेट सेट हो गई कि ये वजह या ये वजह, इसकी वजह से या इसकी वजह से इलेक्शंस नहीं हो सकते 90 दिन के अंदर, तो उसका नुकसान हो सकता है कायरा साहब कि वो दोबारा यहाँ पे कहीं पे फिट कर दी जाए कि भाई आप पैसे नहीं छोड़ें, चले सिक्योरिटी का मामला ले आए, फिर उसके बाद मौसम का मामला है आगे, वो जो जनवरी एंड पे कह रहे हैं वो कहें जहाँ पे तो बर्फबारी है केपी के बेशतर इलाकों में, बलूचिस्तान के अंदर, और फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ वो आगे चलता जाए मामला, अगर 90 दिन में नहीं होते यहाँ पे फेडरल इलेक्शंस। देखिए, कोई बेशतर इलाकों में बर्फ नहीं पड़ती पूरे पंजाब में, सिवाय मरी के, और मरी के भी पूरी कंस्टिट्यूंसी में नहीं, एमपीए की एक आधी कंस्टिट्यूंसी में बर्फ पड़ती है। तो मलाकंड डिवीजन में कहाँ बर्फ पड़ती है जी? मलाकंड डिवीजन सर, सवात, मैं केपी की बात मैं जाने लगा हूँ, उधर ही जाने लगा हूँ। जी जी, केपी के अंदर चले जाइए, सवात में है, सवात की 2 कंस्टिट्यूंसीज हैं जहाँ बर्फ पड़ती है। उसके अलावा चित्राल में बर्फ पड़ती है और कुछ इलाका फाटा का है जो पुराना फाटा था। ये 4 या 5 सीटें होंगी, 2 या 3 सीटें बलूचिस्तान की ऐसी हैं जो बर्फबारी के साथ में आती है। और क्या बर्फबारी में वहाँ काम रुक जाते हैं? क्या मियरली इन 4, 5, 6 सीटों की बदौलत के वहाँ सारे वोट नहीं पड़ सकेंगे, वहाँ वोटिंग का रेशो कम हो जाएगा? यही होगा ना, तो खुदा न खास्ता जिंदगी तो खत्म नहीं हो जाती वहाँ पे। अच्छा, तो हम खैर मैं तो सिर्फ पर्टिकुलरली मौसम का नहीं था, मैं ये नहीं हो सकता, ठीक है। और जो आपने खड़ा किया कि जी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का वो असेंबलियां बदनीयती की बुनियाद पे तोड़ी गई। तोड़ने वाला वजीर आला कहता रहा कि मैं कहता था असेंबली ना तोड़ो, यानी वो असेंबली नहीं तोड़ना चाहता था, वो असेंबली तोड़ने के बाद भी कहता था इन्होंने गलत फैसला कराया है। असेंबली पार्लियामान के अंदर मौजूद सिवाय पीटीआई के पाकिस्तान की सारी जमातें इस बात पे मुत्तफिक थी कि ये इलेक्शन पंजाब के अंदर पहले नहीं होना चाहिए। और पार्लियामान के बाहर से बहुत बड़ी आवाजें वो उठी थी जो वकला के अंदर से उठी। बेंच बना था सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी, चलते चलते 3 रुकनी पे आकर रुका था। ये हालत थी उसके ऊपर। कारा साहब, लेकिन आईने पाकिस्तान भी तो 90 दिन कहते हैं ना, नो मोर देन 90 डेज। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये भी बात है कि कई दफा असेंबलियां तोड़ी गई और असेंबलियां बहाल कर दी गई। ठीक, और जो उसकी बुनियाद यही रखी गई, बलूचिस्तान, पंजाब, केपी, फेडरल असेंबली तोड़ के असेंबलियां कोर्ट में गया केस, वहां असेंबलियां बहाल हुई कि असेंबलियां तोड़ने का जवाब सफिशिएंट नहीं था। यहाँ तो असेंबली की मुद्दत पूरी हो गई है, इसमें तो आगे जाने का कोई जवाब हो सकता ही नहीं है। चले गए ना सर मर्दमशुमारी की बेस के ऊपर। सर देखिए ना, एक ऐसा मसला आ गया कि जो नॉर्मली मर्दमशुमारी का अमल इलेक्शन के मिड में कहीं जाके आता है टर्म के, क्योंकि 10 साल के बाद होनी चाहिए, 5 साल के बाद हुई। और ये इत्तेफाक से ऐसा वक्त आ गया कि दोनों काम यानी इलेक्शन और मर्दमशुमारी के नताइज जो थे वो एक वक्त में सामने आ गए और वो टाइम का जवाब आ गया। ये नहीं होना चाहिए था। इसीलिए मेरी जमात ने कहा था ना कि 90 दिन में इंतखाब कराओ, छोड़ो मर्दमशुमारी के नताइज को, इसको अगले इंतखाब की तरफ ले जाओ। हम तो उसमें साथ खड़े थे, हम तो इस इशू के थे ऊपर कि जी 90 दिन के इंतखाब में जाओ क्योंकि आइन ये कहता है। लेकिन ठीक है, बहुत सारे लोगों की ये राय थी, इलेक्शन कमीशन की राय थी, इसीलिए हमने कहा कि ओके आप शेड्यूल तो दीजिए। शेड्यूल देने से ये जो एक गैर यकीनी है कि इलेक्शन होगा नहीं होगा, लेट होगा, क्या होगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा कारा साहब, एक चीज कल शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे ये पूछा गया कि 25-25 दिन के लिए आपकी राइवल जमात के लोग गायब हो जाते हैं, वापस आते हैं तो वो अंडर ड्यूरेस या जैसे भी वो बयान दे देते हैं अपनी पुरानी जमात से, तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का, और वो बातें आती हैं। तो इस तरह के इलेक्शंस हो भी जाएं अगर, तो क्या वो मोतबर होंगे? तो उस पर उन्होंने कोई जवाब क्लियर नहीं दिया। वो उसको कनेक्ट करना शुरू हो गए 1999 के मार्शल लॉ के साथ कि उस वक्त हमारे साथ भी तो ये हुआ था, जस्टिफिकेशन, व्हाट अबाउट दैट, ये मामला था। आपकी इस पर राय क्या है सर? मेरी तो जी बड़ी सिंपल राय है
मैं बहुत दिनों से अपनी ये राय मीडिया में दे चुका हूँ, आपके सामने भी रख देता हूँ। पीटीआई के जिन लोगों के ऊपर इल्जामात हैं कि उन्होंने फौज के खिलाफ कोई एक्शन किया, कोई हरकतें की हैं, या उनको कानून तोड़ा है और किसी कानून को तोड़ने की सूरत में वो कानून को मतलूब है, वो कानून के सामने पेश करने चाहिए और उनके खिलाफ अदालतों में केस चलाने चाहिए। अगर उनको कोई सजा मिलती है तो वो अदालतें जाने, उनका काम जाने। बाकी वो लोग जो हमसे मुखालिफ हैं, जो हमारे खिलाफ गालियां देते हैं, जो बुरा भला बोलते हैं, हमें उनसे बहुत इख्तलाफ होगा, उनके तर्ज तखातुब से इख्तलाफ होगा, तर्ज सियासत से इख्तलाफ होगा, लेकिन भाई वो हमारे बहन भाई हैं, वो हमारे बच्चे हैं, वो पाकिस्तान के उतने ही वारिस और मालिक हैं जितना पाकिस्तान का कोई बड़े से बड़ा ताकतवर या कमजोर से कमजोर शख्स हो। आप हो, मैं हूँ, हमसे ऊपर वाले लोग हों, वो सब हमारी तरह इस मुल्क के वारिस और मालिक हैं। उनको पाकिस्तान से ना कोई निकाल सकता है, ना उनके हकूक को कोई छीन सकता है। उनको भी हम कोशिश कर सकते हैं, अगर उनके यहाँ मकालमा सख्त हो गया है, वो हमारे दानिश में या कुछ लोगों की दानिश में वो रास्ता भूल बैठे हैं, तो उनको रास्ता याद कराना है, उनको अपने रास्ते की तरफ लाने के लिए मकालमा करना है, मुकम्मल वो एलियनेट नहीं करना। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया कारा साहब, खुल के आपने अपना बयान किया, मौक़िफ़ इस मामले। एक छोटी सी चीज़ प्रोड्यूसर साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दे दें, मैं ताहिर मलिक साहब से एक उनको सुनवाना चाह रहा हूँ। एक शहबाज शरीफ साहब ने, ताहिर मलिक साहब, बड़ा कल कमाल वो इमरान रियाज खान के हवाले से सवाल हुआ कि वो 140 दिन के बाद वापस आए हैं। हालत उनकी वो है कि मतलब देख के इंसान को रोना आ जाता है कि यार क्या हुआ इस बंदे के साथ। और अब वज़ीर आज़म साहब आपके वो सुने ज़रा, वो क्या कहते हैं, दिखाएं ज़रा प्रोड्यूसर प्लीज़। मुझे उसका इल्म नहीं है, आप बता रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं ख्याल में हमारे दौर में गए, मेरे इल्म नहीं। अगर आप कह रहे तो मैं आपकी बात की तरदीद नहीं कर रहा, लेकिन आप कह रहे हैं अब वो घर आ गए हैं। अगर मुझे आप मौका देंगे, मैं पता करके नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा। तग़फ़ुरुल्लाह। ताहिर मलिक साहब ये मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं 16 माह, और उनको ये नहीं पता कि इमरान रियाज खान गायब हुए थे, वो उठाए भी गए थे कहीं पे, वो कहाँ रहे हैं। वो उन्होंने साथ बैठे ख्वाजा साद रफ़ीक से पूछ लिया है कि हमारे दौर में गायब हुए थे, क्या मामला हुआ है, क्या कहेंगे सर इस पे आप? मेरा लिए यही कहा जा सकता है कि ये ढिठाई है और क्या है, बेबसी है। मेरा हाल में बेबसी के बेहिसी दोनों है, मिक्स है। मगर मैं एक इसका जवाब बड़ा उल्ट दूंगा आपको, क्योंकि कायरा साहब चले गए, मैं वहां बोलना चाह रहा था कि पाकिस्तान में एक मजेदार चूरन बिकता है। सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले रियासत, सबसे पहले मेशियत, सबसे पहले मेरे अब्बा जी, सबसे पहले मेरे भाईजान। और भाई ये 5000 साल में जो हमने सीखा है, वो एक लफ्ज सीखा जो यहाँ मैंने कभी नहीं सुना, वो है सबसे पहले अवाम। सजना महफिल असद तेली से जाइए, ये मैशियत अवाम के लिए बनी है, ये पाकिस्तान अवाम के लिए बना है, ये रियासत अवाम के लिए बनी है। और उस अवाम को राइट ऑफ वोट नहीं दे रहे, उसको बिजली नहीं दे रहे, उसको पानी नहीं दे रहे, उसको खाने पीने की चीजें सस्ती नहीं कर रहे, बाकी सारा कुछ चल रहा है। ये कौन सा सबसे पहले मैशियत आ गई है? मेरा सबसे पहले सवाल, और अफसोस की बात है ये हमारे पॉलिटिशियन कर रहे हैं। ये वो बंदा है जो 40 साल से पाकिस्तान की सियासत का, मुझे ऐसे लगता है जैसे वो सबसे पहले अपनी मैशत की बात कर रहे होते हैं कि हम अब अपनी बात हो रही है। एक्जेक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि खुदा के लिए ये ड्रामेबाजी बंद करे। सबसे पहले पाकिस्तान का शहरी है, ऑनरेबल सिटीजन है, उसके लिए हमने रियासत बनाई है, उसके लिए हमने हुकूमत बनाई है, उसके लिए हमने मैशियत बनाई है, उसके लिए हमने असेंबली बनाई है। वो हीरो को डाल दिए बाहर सारा। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। आई नो कि आपकी भी आगे कमिटमेंट है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आना है। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ होंगे। और आज मामला ये हुआ है कि लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज कुछ ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया है जो कि गिरफ्तार हो चुके हैं, और अदालतों के अंदर उनकी बाजियाबी के हवाले से दरख्वास्तें हैं और उन पर समाअत हो चुकी हुई है। अदालतें कुछ पे तो हुक्म भी दे चुकी हुई हैं, लेकिन अगले दिन अदालत बंद हो गई थी जब फ़ारूक हबीब को प्रोड्यूस करना था। एनीवेज फ़ारूक हबीब को, हसान न्याजी को एंड एक्सेट्रा, जो कि तहवील में या कहीं पे पेश नहीं किए गए अदालतों में, उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया, यानी कि हमें मिल ही नहीं रही है कहाँ पे। तो शुएब शाहीन साहब से पूछेंगे ये मामला क्या चल रहे हैं, और आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल पॉलिसी है। एंड अपार्ट फ्राम दैट एक खबर ये कि नवाज शरीफ साहब, माफ़ कीजिएगा, इमरान खान साहब के साथ कोई बातचीत आगे बढ़ी है जेल के अंदर, वो क्या मामला आते हैं, पूछते हैं उनसे।
पाकिस्तान की आइनी कानूनी तारीख़ में पिछले तकरीबन साल डेढ़ से ऐसे नज़ायर, ऐसे प्रेसिडेंट्स, ऐसे नई नई मिसालें कायम हो रही हैं कि जो पहले नहीं थीं और वो आइन और कानून के अंदर भी नहीं है। आज ये मामला हुआ कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ उन लीडर्स को जो ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं और उनके हवाले से कोर्ट्स के अंदर ये सवाल किया जा रहा है कि इनको बाजियाब करवाया जाए, जिनमें से नेमली फ़ारूक हबीब और हसान न्याजी हैं, उनको इश्तिहारी करार दे दिया। शुएब शाहीन साहब, तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ हैं। शुएब साहब, ये अजीब व गरीब किस्म का मजाक है कि वो पता है सबको कि वो तहवील में है। एक तो उनको प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा बिफोर कोर्ट और दूसरा एक और कोर्ट ने उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया। देखिए, इसमें तो हसान न्याजी वाले केस में तो उन्होंने आकर स्टेटमेंट दी कि जी मिलिट्री के पास है और मिलिट्री ट्रायल के लिए हमने उसको सिलेक्ट कर लिया है। हाँ, और आप दूसरी अदालत ये कह रही है कि जनाब वो इश्तिहारी हो गया, वो अदालत में पेश नहीं हो रहा। कमाल की बात है। और दूसरे बंदे की प्रोटेक्शन के लिए हम प्रोसीडिंग कर रहे हैं और उसको भी इश्तिहारी करार दिया जा रहा है। तो ये मजाक तो पिछले कई अरसे से चल रहा है, 1.5 साल से। लेकिन 9 मई के बाद तो जिस तरह के मजाक चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में हमने मार्शल्लाह के ज़माने में भी नहीं देखे। ऐसा कभी नहीं होता कि आप लोगों को अदालत की बजाय जाकर के मीडिया हाउसेज में जाकर पेश कर दो और मीडिया हाउसेज वाले जनाब बड़े खुशी से और बड़े स्टाइल में जाकर के उनके प्रेस टॉक्स करें और उसके बाद फिर गायब कर दिया जाए। सिमिलरली सदाकत अब्बासी को कल पेश किया गया और सदाकत अब्बासी की वीडियो बनाई गई और 5 मिनट के अंदर अंदर उसको मीडिया में हाईलाइट किया गया और कुछ देर के बाद फिर वापस ले जाया गया। फैमिली से मिलवाया गया, वहाँ पे वीडियो बनाई गई और उसके बाद वापस ले जाया गया। अब बात यह है कि आखिर कौन लोग थे इस्लामाबाद में। आईजी इस्लामाबाद से पूछा जाए, रियासती इदारों से पूछा जाए, वजीर आजम, वजीर दाखिला से पूछा जाए कि भाई आखिर इस मुल्क में कोई कानून, लॉ है कि नहीं है, क्या आइन है कि नहीं है, क्या बुनियादी हुकूक किसी के हैं कि नहीं है। अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको अदालत में पेश करें, कानून के मुताबिक उसको सजा दें, कानून के मुताबिक प्रोसीड करें। अगर किसी ने जुर्म नहीं किया और आप इस तरह लेकर के उनको घूम रहे हैं और मुबैना तौर पर पता चला कि परसों भी उनको किसी चैनल पे ले जाया गया, वहाँ उसका प्रोग्राम कराया गया, उसके बारे में भी कोई तस्दीक या तरदीद नहीं आई। तरदीद नहीं आई तो इसका मतलब है तस्दीक तो सबूत की जाएगी। तो इस तरीके से आप देखिए, फारूक हबीब के साथ रिश्तेदार जो उठाए थे उन सबको अदालत में 3 दिन बाद पेश कर दिया गया। आज तक उसका नहीं पता कि वो कहाँ है। इसी तरह अगर आप देखें वो जो जिस दिन कोर्ट ने पूछना था उस दिन तो वो जज साहब भी छुट्टी पे चले गए ना शुएब साहब जी। ये भी कमाल की बात है कि जज साहब छुट्टी पे चले गए तो वेरी नेक्स्ट डे फिर डेट हो जानी चाहिए थी। तो ये सारा कंप्रोमाइज अगर जजेस होंगे, कंप्रोमाइज अगर हमारा सारा सिस्टम होगा और इस तरह बुनियादी हुकूक मुअत्तल किए जाएंगे, जिसको चाहो उठा लो, जिसको चाहो छोड़ दो, जिसको चाहो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कराते थे और उसके बाद उनको बरी कर दिया जाता था। आज जो है उनको ले लेके घूम रहे हैं, उनको सुल्तानी गवाह बनाया जा रहा है, उनसे जोर ज़बरदस्ती और बर्बरियत के जरिए उनसे स्टेटमेंट्स लेके जा रही हैं। ये कोई मुल्क में ये कोई अच्छी हम वैसे एब्सोल्युटली वो तो अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे कोई बात हुई है उस्मान डार साहब से, सदाकत अब्बासी साहब से? नहीं, मेरी तो बात नहीं हुई, दोनों से ही नहीं हुई। कोर कमेटी में से किसी की हुई है? मेरी बात नहीं हुई इस मौजू पे, चूंकि कल ही का ये वाक़या है सदाकत अब्बासी का आना, उसके बाद से किसी से भी बात मेरी ज़ाती तौर पर या कोर कमेटी के किसी शख्स से बात नहीं हुई कि उनकी उनसे बात हुई है या नहीं हुई। मेरा नहीं ख्याल कि उनको इतनी परमिशन होगी कि वो किसी से बात कर सकें। बहरहाल अगर कोई रब्ता होता है तो वी शुड इन्फॉर्म यू। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी भी आज़ाद हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस तरह की आज़ादी हासिल है। मेरा नहीं ख्याल कि वो पब्लिकली वो आ सकते हैं, लोगों को फेस कर सकते हैं या बैठ सकते हैं, क्योंकि अभी भी वो प्रैक्टिकली कस्टडी में है। मैंने सदाकत का बताया ना कि उनको उसी वक्त फिर वापस ले गए। लेकिन अब बात यह है कि वो कौन लोग हैं कि जिनकी कस्टडी में आज तक रहा। आखिर वो इस्लामाबाद में वापस आया है तो इस्लामाबाद की क्रिमिनल मशीनरी को फौरी तौर पर मोशन में आ जाना चाहिए था कि जनाब आप बताएं, 164 की स्टेटमेंट दें, आए हमें आप बताएं कि कौन तुम्हें अगवा करके ले गए थे, किन की कस्टडी में तुम 1 महीना रहे हो, इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है तो मुझे बताएं। कि पुलिस भी खामोश, रियासती इदारे भी खामोश, मीडिया भी खामोश, तो ये फिर खामोशी क्या कि यहाँ हर बंदा खामोश है। शुएब शाहीन साहब, यहाँ पे कल पाकिस्तान में 16 महीने वजीर आज़म रहने वाले शहबाज शरीफ, जिनके दौर के अंदर इमरान रियाज खान लापता हुए वापस आए, वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया, उनको तो वो नहीं पता। वो कहते हैं, वो पूछा उन्होंने साथ कि यार हमारे दौरे हुकूमत में गायब हुए थे। जाहिर है कि वो गलत बयानी से काम ले रहे थे, लेकिन वो जिस तरह आंखें मूंद के बैठे हुए उसी तरह से बाकी सिस्टम भी आंखें बंद करके बैठा हुआ है। एक चीज़ सर,
निगरान हुकूमत ने, पंजाब की निगरान हुकूमत ने जेलों में ट्रायल करने का फैसला कर लिया है उन लोगों का। मतलब 14 के करीब लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले, जो कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं। वो कहते हैं कि इनको अदालत लाना एक सिक्योरिटी रिस्क है, जज चले जाएं जेल, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मसला क्या है? मसला ये है कि ये ओपन ट्रायल कराना नहीं चाहते। पहले जजेस को ये कंप्रोमाइज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा जज है जो इनके साथ चल सकता है, जो कंप्रोमाइज्ड हो और जो इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक चले, और उसके बाद फिर जेल ट्रायल करने का मकसद सिर्फ ये है, जिस तरह इमरान खान के खिलाफ भी कर रहे हैं, मकसद सिर्फ ये है कि वहाँ बिल्डोज करना है जस्टिस सिस्टम को। वहाँ अपनी मर्जी से बयानात लिखने हैं, अपनी मर्जी से गवाहों के बयानात लिखने हैं, जिरा नहीं लिखनी, और उसके साथ साथ फिर न सिर्फ ये तरीका वारदात करना है, फिर अपनी मर्जी से ताकि पब्लिक ना देख सके। ये है असल इनके करतूत। बात यह है कि ये तो बहुत बड़ा जुल्म होगा। मैं समझता हूँ कि अगर आपने पूरा जस्टिस सिस्टम को डिस्क्रेडिट कर दिया, आपने डेमोक्रेसी को पहले ही डिस्क्रेडिट कर दिया, इदारे पहले ही डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, और अगर जस्टिस सिस्टम भी ख़त्म हो गया तो मुल्क में इंतशार, अनारकी और बदतरीन किस्म की जो अफरा तफरी है, इसके बाद उसके नताइज न मुल्क के लिए अच्छे हैं, न 25 करोड़ आवाम के लिए अच्छे हैं, न हमारे इदारों के लिए अच्छे हैं, न इस मुल्क की बका के लिए अच्छे हैं। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी कि अगर हमने मुल्क की इकाइयों को, मुल्क की बका को इस तरीके से अगर बिल्डोज करना है। और वाहिद उम्मीद अदालतें हुआ करती हैं हर ज़माने में लोगों की कि जी हमें अदलिया से इंसाफ मिलेगा, और अगर अदलिया ये तरीका वारदात अडॉप्ट कर ले, ये केयर टेकर सेटअप्स इस पोजीशन में आ जाएं कि वो एक पार्टी बन जाएं और एक पार्टी को क्रश करने के लिए तमाम फोर्सेज इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो जिस तरह आज बदअमनी है, जिस तरह अबतरी है, जिस तरह की खुदा न खास्ता दहशतगर्दी है, और जो हालात पैदा हो रहे हैं, वो अल्टीमेटली तो जो तवक्को रह जाती है या उम्मीद रह जाती है वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रह जाती है। वैसे एक चीज़ मुझे याद आ गई, मैं बरसबील तज़किरा यहाँ पे वो रख दूँ सामने। शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे ना कि मुझे तो पता ही नहीं है कि इमरान रियाज खान 140 दिन किसकी तहवील में रहे, या मेरे दौरे हुकूमत के अंदर वो लापता हुए थे या अगवा हुए थे, वो क्या मामला बना और वापस आ गए, मुझे तो पता ही कुछ नहीं। वो कहते हैं मैं पता करके बताऊंगा। 2014 के अंदर जो मॉडल टाउन का सानहा हुआ था, जिसमें 14 लोग मारे गए थे, शहीद हो गए थे, और पुलिस के साथ डायरेक्ट इन कॉन्फ्रंटेशन विद पुलिस और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी पंजाब में। उस रोज़ मैं चूंकि एज अ क्राइम रिपोर्टर उसको कवर कर रहा था, दोपहर को 1-1:30 बजे के करीब जाके शहबाज शरीफ साहब का ये बयान आया कि मैंने तो टीवी पे देखा है अभी कि ये ऑपरेशन जारी है। वो टीवी से देख के मुझे पता चला, जो कि पिछली रात से जारी था, वो टीवी से देख के उनको पता चला था कि 14 लोग मर गए हैं, और मैंने फौरन हुक्म दिया कि ऑपरेशन रोक दिया जाए। ये एक पुराना मामला है शहबाज शरीफ साहब का। शुएब शाहीन साहब, ये कुछ खबरें चल रही हैं कि जेल के अंदर इमरान खान साहब से कोई राब्ता हुआ है, कोई बातचीत हुई है। मैं डील की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल ये बात कर रहा हूँ कि कोई मुफाहमत की तरफ कुछ मुस्बत पेशरफ्त है, कोई ऐसी बातचीत, या भी हवाई बातें हैं सिर्फ? आपके सवाल के जवाब देने से पहले एक बात और भी ऐड कर दूं। उनसे ये भी सवाल हुआ कि जिस जज साहब ने आपको ब्रीफ किया, आपने आते साथ ही फौरी तौर पर उसको रिटायरमेंट के बाद उसको कमिश्नर बना दिया, इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया। ये टिट फॉर टैट था, आपने बदला देना था। कहता है कोई और सवाल करें, और अपनी बात को वो गोल कर गया कि मैं आपकी बात में आने वाला नहीं हूँ। ये तो है आपके मुल्क का जस्टिस सिस्टम। अब आगे आते हैं कि इमरान खान की तरफ। देखें, हमारा तो सबको एक पैगाम है, लेकिन जो ये कहना कि उनसे मुफाहमत की बात हुई है, बिल्कुल टोटल रॉन्ग। अगर ये मुफाहमत की बातें होती हैं तो मुझे बताएं कि किस तरह सदाकत अब्बासी के साथ हो रहा है, किस तरह उस्मान डार के साथ हो रहा है, शेख रशीद के साथ हो रहा है, या आप फरूख हबीब के साथ। इन सब को छोड़ दें। यानी केपीके में जिसने भी वो तो खान साहब नहीं ना मान रहे शुएब साहब, वो खान साहब मान जाए तो जो भी मनवाना चाहे तो बाकी सारा भी ठीक बता दें, मैं अभी बनवा देता हूँ। वो कहते हैं आइन और कानून के मुताबिक चलो, वो कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ, वो ये कहते हैं कि इस मुल्क की बका इसमें है कि इस मुल्क की आवाम को फैसला करने दें कि किसको हुकूमत में आना है और किसको नहीं आना। ये वो मानने को तैयार है। उसके अलावा कोई गैर आईनी बात आप कहेंगे तो वो नहीं मानेंगे। अगर आप कहेंगे मुल्क छोड़ के चले जाएं, नहीं मानेंगे। बिल्कुल, मैं एग्जैक्टली इसी बात पे आ रहा था। वो ये बात साइड पे कर देते हैं, लेकिन वो जो आपने बात की कि वो आप कहेंगे मुल्क छोड़ के चले जाएं या गैर आईनी बात हो जाए या कोई डील कर लें, मुलाकात हुई है? मैं ये पूछ रहा था आपसे, कोई मिलने आया है? कोई किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं है, किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं है, किसी किस्म का कोई राब्ता किसी से नहीं है। लेकिन हम ये एक बात कहते हैं कि इस मुल्क पे तर्क करें, इस 25 करोड़ आवाम पे रहम करें। एक शख्स की दुश्मनी में जो कि 70% आज पब्लिक उनके साथ खड़ी है, पॉपुलैरिटी है उनकी, एक शख्स की दुश्मनी में आपने 25 बड़ा ब्रीफली शुएब साहब, लास्ट चीज एक्चुअली टाइम कम है, आपका पॉइंट आ गया। ये जो मोहम्मद अली दुरानी साहब कर रहे हैं, गो बिटवीन का किरदार अदा कर रहे हैं,
इस पे पार्टी मौक़िफ़ क्या है? देखिए, ना तो उनको कोर कमेटी ने ऑथराइज किया है, ना ही उनको इमरान खान ने ऑथराइज किया है। अपने तय कोई बंदा कहता है कि जी मैं कोशिश करता हूं तो वो करें। ना हमने उनको डिस्करेज किया है, ना हमने उनको अपने तय कहता है तो ठीक है, क्लियर हो गया, पॉइंट आपका आ गया। बहुत आपने वक्त दिया, एक्चुअली प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है। कल इंशाल्लाह नाज़रीन मुलाकात होती है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।